हेलो गाइस ऑफ स्मॉल साइज, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव लर्निंग। ये वीडियो बहुत दिन बाद शूट हो रही है। बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि वीडियो शूट कर पाना मुश्किल था। आपको लगा भी होगा कि सर 2 वीडियो देखिए और फिर गोला कर दिए। ऐसी बात नहीं है भाई, कई सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, इस वजह शूट नहीं कर पा रहे थे। आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज वीडियो को शूट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने विलगित निकाय, खुला निकाय, बंद निकाय, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, कई चीजों को डिस्कस कर लिया था। उष्मागति का शून्य कोटि का नियम, उष्मागति का प्रथम नियम, इन चीजों को डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट के 2 या 3 हेडिंग बची हैं, जिसमें से आज हम पहला हेडिंग जो पढ़ेंगे वो होगा स्वतंत्र कोटियां। इस गाने को अवॉइड कर देना। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र कोटियां। अब स्वतंत्र कोटियां क्या होती हैं? किसी भी पदार्थ का कण, किसी भी पदार्थ के अणु जितनी स्वतंत्र अक्षों में, किसी भी पदार्थ के अणु जितने अक्षों में गति कर सकते हैं, उसको हम, उन अक्षों को हम उस अणु की स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अणु जितने अक्षों में गति कर सकते हैं, उसे हम उस अणु की स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक तार है। इस तार पे मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है। अब ये चिड़िया सिर्फ और सिर्फ अगर चलना चाहे तो केवल इसी अक्ष पे चल सकती है ना, या तो इससे यहां जाएगी या तो इससे यहां आएगी, लेकिन ये इसी अक्ष पे केवल चल सकती है और किसी अक्ष पे नहीं चल सकती है। तो ये कितने अक्ष पे गति कर पा रहा है ये स्वतंत्र रूप से? केवल एक अक्ष पे। तो इसकी स्वतंत्र कोटि क्या हो गई? 1। अब अगर हम दूसरा केस बात करें, मान लो ये हमारा ग्रीन बोर्ड है, इस पे कोई चींटी आ जाए तो चींटी 2 दिशा में गति कर सकती है। या तो वो इधर मूव करेगी ऐसे, या तो वो इधर मूव करेगी ऐसे। तो चींटी कितने स्वतंत्र तल में गति कर पा रही है? 2। तो इसका जो स्वतंत्र कोटि होगी कितनी हो गई? 2। इसकी कितनी हुई स्वतंत्र कोटि? 2। अब अगर हम बात करें कोई चिड़िया जो कि आसमान में उड़ रही हो, अगर कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही हो तो वो आगे पीछे भी जा सकती है, दाहिने बाएं भी जा सकती है और ऊपर नीचे भी जा सकती है। कुल मिला के वो तीनों अक्षों में मूव कर सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वो तीनों अक्षों में मूव कर सकती है। तो उस केस में उसके लिए जो स्वतंत्र कोटियां कितनी होगी? वो 3 होंगी, ठीक। तो किसी भी कण के, अच्छा आप इसकी परिभाषा लिख लो, स्वतंत्र कोटि की, स्वतंत्र कोटि की परिभाषा लिख लो। कोई कण अथवा निकाय, कोई कण अथवा निकाय जितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है, कोई कण अथवा निकाय जितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है, उनकी संख्या को स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। उनकी संख्या को स्वतंत्र कोटियां कहते हैं, ठीक। तो अब अगर हम बात करें किसी गैस को लेने, किसी मॉलिक्यूल को लेने, तो जो कण होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल आणविक। पहला जो होता है एक परमाणु, हाँ, एक परमाणु अणु होता है। अगर हम एक परमाणु की बात करें, अगर कोई अणु है जिसमें केवल एक परमाणु है, तो ये केवल स्थानांतरी गति करेगा। हालांकि करता तीनों गति है, कंपन करता है, घूर्णन करता है और स्थानांतरी गति भी करता है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके हम घूर्णन को निग्लेक्ट करके चलते हैं और कंपन तो ना के बराबर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूव करता है ना। कंपन तो ये हुआ, लेकिन ये थोड़ी कंपन है, ये तो पूरा स्थानांतरी गति हो गई, ठीक। तो ये क्या करेगा? स्थानांतरी गति करेगा। स्थानांतरी गति में ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। इसकी जो स्वतंत्र कोटियां होंगी कितनी होंगी? 3। एक परमाणु के लिए आप ऐसे लिख लो, स्वतंत्र कोटियां, स्वतंत्र कोटियां बराबर 3। अगर हम बात करें द्विपरमाणु की, द्विपरमाणु की,
तो जो द्विपरमाणुक अणु होंगे वो डंबल के शेप में होंगे, डमरू की तरह होते हैं। ठीक, अब उनमें देखो वो डमरू की तरह होंगे। अब ये पूरा डमरू स्थानांतरित गति तो करेगा ही, ये पूरा स्थानांतरित गति तो करेगा ही, लेकिन ये घूर्णन भी करेगा। एक जब ये इधर घूम रहा हो और ये इधर घूम रहा हो, यानी एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, एक बार ऐसे वाली और एक बार ऐसे वाली, तो इसमें 3 तो हो गई स्थानांतरित गति। इसकी जो स्वतंत्र कोटियां होंगी, इसकी स्वतंत्र कोटियां होंगी 3 तो होंगी स्थानांतरी वाली और धन 2 हो जाएंगी घूर्णन वाली। कुल कितनी स्वतंत्र कोटियां हो गई? 5, 3 स्थानांतरी और 3 घूर्णन। अब अगर हम बात करें बहुपरमाणु अणु की, अगर हम बहुपरमाणु की बात करें तो बहुपरमाणु में 3 डंबल्स होते हैं, 2 ऐसे एक इधर से, यानी 3 से अधिक परमाणु वाले। तो इसमें क्या होगी स्वतंत्र कोटियां? इसमें होंगी 3 स्थानांतरी और प्लस 3 घूर्णन बराबर 6। हालांकि इसकी 6, 7, 8 तीनों होती हैं, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है? केवल 6। तो यहां तक आप लिख लो, यहां तक आप लिख लो, इसके साथ ले लो फट से। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संविभाजन का नियम। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है ऊर्जा संविभाजन का नियम। अब हमें पढ़ना है ऊर्जा समविभाजन का नियम। इसको मेरे से देख ले, एक वर्ड है ऊर्जा, दूसरा है समविभाजन। किसी भी कण के, किसी भी अणु, जब मैं कण बोलूं आप अणु या फिर कण ही समझो, किसी भी कण में जो ऊर्जा होती है वो इसके सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई एक परमाणु कण है, इसकी स्वतंत्र कोटियां कितनी होंगी? 3 होंगी, x, y और z। तो इसकी जितनी भी आंतरिक ऊर्जा होगी इस अणु की या इस कण की या इस निकाय की, जितनी भी आंतरिक ऊर्जा होगी वो इसकी तीनों कोटियों पर, माने इस वाली कोटि पर और इस वाली कोटि पर और इस वाली कोटि पर, इन तीनों पर समान रूप से वितरित होगी। यही है ऊर्जा संविभाजन का नियम। किसी भी कण अथवा निकाय की समस्त आंतरिक ऊर्जाएं उसकी कोटियों में समान रूप से वितरित होती हैं। जैसे अगर मान लो इसकी कुल ऊर्जा 6 जूल हो, 6 जूल हो, तो इसका भी ऊर्जा, इसकी 2 होगी, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। अगर ये मान लीजिए 9 हो गई तो 3, 3, 3, मतलब जितनी भी आंतरिक ऊर्जा होगी वो 3 समान भागों में बटी होगी। यही है ऊर्जा संविभाजन का नियम। आप लोग लिख लो, हेडिंग डाल दो ऊर्जा संविभाजन का नियम। हेडिंग डालो ऊर्जा संविभाजन का नियम। इसमें लिखो किसी गतिशील कणों के निकाय, किसी गतिशील कणों के निकाय की, किसी गतिशील कणों के निकाय की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा, कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्र कोटियों में, उसकी समस्त स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। फिर से देख लो, किसी गतिशील कणों के निकाय की समस्त आंतरिक गतिज ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है तथा परम ताप T पर, तथा परम ताप T, कैपिटल T रहेगा, तथा परम ताप T पर तापीय साम्य में, तापीय साम्य में स्वतंत्र कोटियों से संबद्ध, स्वतंत्र कोटियों से संबद्ध एक अणु की, स्वतंत्र कोटियों से संबद्ध एक अणु की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा, एक अणु की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा
1/2 kT औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा 1/2 स्मॉल के कैपिटल टी होती है, 1/2 kT होती है, जहां के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान नियतांक है, जहां के बोल्ट्जमान नियतांक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लिख भी लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही हमारी मुलाकात कक्षाओं में होने वाली है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अपने नोट्स को बरकरार रखें। बरकरार रखने का मतलब है कंप्लीट रखें, नहीं तो हमारी आपकी मुलाकात डंडे के साथ होगी। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र कोटियों के अनुप्रयोग, ऊर्जा संविभाजन के नियम के कुछ अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग होगा किसी गैस के समस्त आंतरिक ऊर्जा को ज्ञात करना। ये होना चाहिए आदर्श गैस की। आदर्श गैस की आंतरिक एकता है भैया, आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना। अब हम देखते हैं, अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा की बात करें, हमने इसके पहले देखा था, किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होगी U, ये दो भाग में होगी। एक होगा UK यानी कि आंतरिक गतिज ऊर्जा, और प्लस होगा UP यानी कि आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। एक होगा आंतरिक गतिज ऊर्जा, एक होगा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। अब अगर आदर्श गैस है, अगर आदर्श गैस है तो हम जानते हैं कि आदर्श गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो अंतरा अणुक बल होता है, वो ना के बराबर होता है या फिर जीरो होता है। आदर्श गैस में अंतरा आणविक बल जो होता है वो जीरो होता है। तो जब अंतरा आणविक बल जीरो होगा अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब अंतरा आणविक बल जीरो तो स्थितिज ऊर्जा जीरो। तो यहां पर आदर्श गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अतः यूपी इज इक्वल टू जीरो। अब जो हमारा यू होगा वो क्या हो जाएगा, केवल आंतरिक गतिज ऊर्जा। जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब अगर हम मान लें कि हमारे पास कण का 1 मोल है, अगर हम 1 मोल के कण की या फिर एक कण की आंतरिक गतिज ऊर्जा निकालें, अगर हम एक अणु अगर हम एक अणु की आंतरिक गतिज ऊर्जा निकालें तो U के इक्वल टू क्या होगा 1/2 kT, और जिसकी स्वतंत्र कोटियां होंगी वो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो स्वतंत्र कोटियां होती हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, जहां स्मॉल एफ ऐसे लिख लो, जहां स्मॉल एफ बराबर स्वतंत्र कोटि। तो जो एक अणु होगा उसकी जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी 12 kT इंटू स्मॉल एफ। जो यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, स्वतंत्र कोटि। अभी जिस पहले हमने देखा था ना कि जो ऊर्जा संविभाजन है, जो इसकी आंतरिक ऊर्जा होगी वो सभी कोटियों में समान रूप से बराबर होगी, सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होगी। तो एक अणु के लिए इतना तो होगा ही, और जितनी उसकी कोटियां होंगी, ठीक ना। अब अगर हम बात करें कि
n अणु है यानी अवगाद्य संख्या। अगर हम बात करें 1 मोल यानी कि n अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U K इज इक्वल टू 1/2 KT इंटू F तो रहेगा ही। एक अणु के लिए इतना था तो n अणु के लिए इसी में n से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी में n से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहां देखो ये हो जाएगा UK इज इक्वल टू, यहां पे K और n एक साथ कर दो, 1/2 K n T F, ये क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल R T F, जहां पे कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा K इंटू n, यहां ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल R इक्वल टू K n, जो कि क्या है एक हमारा नियतांक है जो कि आपको आगे मिला था इसके पहले आदर्श गैस में। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करें। हो गया स्क्रीनशॉट, अब मैं इरेज कर दूं। ठीक, अभी हमें u का मान क्या मिला था, u इक्वल टू UK इक्वल टू 1/2 R T इंटू F। ठीक, तो ये हमारी कुल समस्त आंतरिक ऊर्जा, ये हमारा समस्त आंतरिक ऊर्जा। अब अगर हम एक परमाणु अणु के लिए निकालें, एक परमाणु अणु के लिए क्या होगा, यही F की जगह पर क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। एक परमाणु अणु में 3 स्वतंत्र कोटियां होती है ना, तो F की जगह पर 3 के लिए F इक्वल टू 3, अतः U इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू RT, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 R इंटू T। ये हो गया एक परमाणु अणु के लिए, मतलब एक परमाणु अणु की समस्त आंतरिक ऊर्जा। अगर हम दूसरा निकालें द्विपरमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए जो F इक्वल टू होता है वो क्या होता है, द्विपरमाणु अणु के लिए 5 होता है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे RT, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 R इंटू T। ये हो गया द्विपरमाणु अणु के लिए समस्त आंतरिक ऊर्जा। और तीसरा हो जाएगा बहुपरमाणु अणु। बहुपरमाणु अणु के लिए F इक्वल टू 6 मान रख लो, U इक्वल टू 1/2 गुणे 6 गुणे R इंटू T, 2 से 2 ये 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा 3। स्क्रीनशॉट ले लो फट से। ये एक परमाणु अणु की समस्त आंतरिक ऊर्जा है, ये द्विपरमाणु अणु की और ये बहुपरमाणु अणु की। ठीक, तो यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो अनुप्रयोग है CP व CV तथा CP एवं CV का अनुपात। CP एवं CV का अनुपात। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, हमारे पास कोई गैस है और अगर हम उसको ऊष्मा दें, उसके आयतन को स्थिर रखते हुए उसको कुछ ऊष्मा दी जाए, यानी स्थिर आयतन पर
डी क्यू उष्मा देने पर, स्थिर आयतन पर डी क्यू ऊष्मा देने पर यदि गैस के ताप में वृद्धि अगर dq उष्मा देने पर, स्थिर आयतन पर dq उष्मा देने पर गैस के ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि dt हो, तो हमने आगे देखा था कि जो CV इक्वल टू होता है, CV होता है dq अपॉन में m डेल्टा t, ठीक ना। तो हम यहाँ पे m को 1 मान के चलते हैं, फिर m नहीं यहाँ पे म्यू कर लो, म्यू होता है, m की जगह पर म्यू कर लो, ठीक। यदि 1 मोल गैस हो तो, या फिर 1 मोल गैस के लिए एक मोल गैस के लिए म्यू बराबर 1, अतः CV बराबर dq अपॉन डेल्टा t। यहां से हम dq को मान अगर निकालें, यहां से अगर हम dq का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, CV इंटू डेल्टा t। ये फिर हमें निकालना है क्यों, CV का मान तो आ गया ना, बस ये निकालना। ये मान आ गया dq का मान, इसको बना दे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, मान लो कोई गैस थी, कोई गैस है, हमने उसको dq उष्मा दी, उसके ताप में वृद्धि dt हुई, तो जो उसका CV होगा वो इतना होगा। अब इस प्रोसेस में उस गैस पर एक कार्य भी किया जाएगा, इस प्रोसेस में वो गैस एक कार्य भी करेगी, ठीक। तो किया गया कार्य अगर हम निकालें, अगर हम किया गया कार्य निकालें, किया गया कार्य, किया गया कार्य dw इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V, P डेल्टा V होता है। अब क्योंकि ये कैसा है, स्थिर आयतन है ना, स्थिर आयतन है, यानी कि आयतन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। जब आयतन परिवर्तन होगा नहीं तो डेल्टा V बराबर 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने से ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात जो संपूर्ण कार्य आएगा वो क्या आ जाएगा, dw इक्वल टू 0, ठीक। एक बार फिर समझा दे क्या, देखो मान लो कोई गैस है, उस गैस को हमने थोड़ी सी उष्मा दी, dq उष्मा दी, और dq उष्मा देने से उसका ताप जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। मान लो अगर वो 22 था तो 22.5 हो गया, थोड़ी सी उष्मा देने पर उसका ताप थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस केस में जो उसकी उष्माधारिता होगी, स्थिर आयतन पर जो उष्माधारिता होगी वो होगी dq अपॉन म्यू इंटू डेल्टा t। अब अगर वो गैस 1 मोल होगा, अगर 1 मोल गैस होगा तो म्यू का मान 1 हो जाएगा, तो CV इक्वल टू dq अपॉन dt आ जाएगा। यहां से हम अगर dq का मान निकाले तो CV इंटू डेल्टा t, ये इतना आ जाएगा उस गैस का मतलब कितनी उष्मा उसकी दी गई है, उसकी उष्माधारिता कितनी क्या हुई है, तापमान कितना था। अब जब उसको कुछ उष्मा दी जाएगी तो गैस कुछ कार्य भी करेगा, हमने इसके पहले भी देखा था, उष्मा और कार्य में संबंध हमने देखा था, ठीक ना। तो कुछ कार्य भी करेगा, तो जो कार्य करेगा होगा dw इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है। अब क्योंकि ये स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन होने का मतलब है कि डेल्टा V 0 होगा, और जब डेल्टा V 0 होगा, जब डेल्टा V 0 होगा तो P गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी जो किए गए समस्त कार्य होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ऊष्मागति के प्रथम नियम से देखो, हमको Q मिल गया, हमको W मिल गया, तो ऊष्मागति का प्रथम नियम लगा दो। अब ऊष्मागति का प्रथम नियम कहता क्या है, ऊष्मागति का प्रथम नियम है dq इक्वल टू du प्लस dw। मतलब किसी भी निकाय को दी गई उसका ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में व्यय होती है। अब यहां से हमें du का मान निकाल लेना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर यहां से du का मान निकालें
तो डी यू स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक, यहां समझ सकते हैं, या फिर डी यू, ये यू है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू का मान कितना है, सी वी डेल्टा टी और माइनस 0। तो यहां से डी यू बराबर क्या आ गया, सी वी डेल्टा टी। इसे हम कह सकते हैं डी क्यू भी लिख सकते हैं ना भाई, डी क्यू का मान है ना, बराबर डी क्यू हो जाएगा। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखा खत्म। इस इक्वेशन से अगर हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं सी वी इक्वल टू डी यू अपॉन में डेल्टा टी। सी वी, अभी हमको इक्वेशन मिला था ना सी वी का, कौन सा मिला था, सही, क्या जाएगा डी यू अपॉन डी टी। अब अभी हमने देखा था जो u आया था, u इक्वल टू क्या आया था, 1/2 एफ आर टी, 1/2 एफ इंटू आर इंटू टी। ये हमारी थी आंतरिक ऊर्जा। अब u का मान, इसको मान क्वेश्चन नंबर 3, u का मान समीकरण 3 में रखने पर रखोगे क्या आ जाएगा, सी वी इक्वल टू डी बाई डी टी लिख दो, और यहां लिख दो 1/2 एफ आर टी। यहां से सी वी क्या आ गया, देखो ये भी कांस्टेंट होगा, यह भी कांस्टेंट, और आर तो नियतांक है ही, तो इन सबको बाहर कर दो, 1/2 एफ आर और डी बाई डी टी हो जाएगा। अब जब टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एफ आर इंटू 1, जो कि बराबर किसके होगा, 1/2 एफ आर के। इतना लिखो, ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे जो है सीपी का मान निकाल दो। इसको देखो बोर्ड छोटा है ना, उसी आप सबको लिखने में दिक्कत होती है। जब वहां उतनी बड़ी बोर्ड में दिक्कत आ जाती है तो उसकी तुलना बहुत छोटा है भाई। हाँ, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहां से Cp का मान निकालें, हो जाएगा R प्लस Cv। Cv का मान वहीं रख दो। Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस 1/2 एफ इंटू R। Cp इक्वल टू R कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 प्लस F/2, हाँ F/2, 1/2, ये हमारा आ गया Cp। ये हो गया Cv, ये हो गया Cp। लिख लो फट से, स्क्रीनशॉट में भी लिखना, बाद में आराम से, टाइम कम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल दे, Cp बटा Cv बराबर, इसको बना दे इक्वेशन नंबर, अपना जो भी इक्वेशन होगा इसके आगे इक्वेशन नंबर पहले इसको बना देना, फिर इसको शायद 3 तक बना था ना, ये मे भी 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, अपॉन तो क्या आ जाएगा, एक R ब्रैकेट में 1 प्लस F/2 अपॉन में 1/2 F इंटू R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ इसको जोड़ दोगे, क्या बचेगा, 2 × 2 धन F बटे में 2 गुणे
ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये F नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया, केवल 2 धन F बटे में 2। इसको हम लिख सकते हैं CP अनुपाती, या फिर बटे में लिखो CP अनुपाती CV बटे में CV इज इक्वल टू, यहां से अगर हम कॉमन ले लें इसको लिख सकते हैं 1 प्लस F बाई 2। ठीक, देखो जब जोड़ोगे 2 के 2, 2 धन F बटा 2, ये चीज आया ना, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 धन F बटा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा CP CV का अनुपात आ गया, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। गामा, गामा छाप लिए, छापो जल्दी। अच्छा रहने दो, तुम उधर छापो, मैं इधर छापे। अब यहां पहले होगा एक परमाणु के लिए, एकल परमाणु, एकल परमाणु के लिए जब एकल परमाणु के लिए लिखोगे तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर क्या रख दोगे 3, यहां पर रखोगे 3, गामा इक्वल टू 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2। अगर CP निकालोगे, CP निकालोगे, यहां R का मान बताएंगे आपको, यहां पे लगभग यहां रख दोगे 3, सॉरी 3 रखोगे। एकल परमाणु के लिए यहां पर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा R ब्रैकेट में 1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा R इंटू 2 1 के 2, 3 2 5, 5/2। तो जो R का मान होता है वो होता है 1.98 समथिंग ऐसे करके है वो कैलोरी में। ठीक, जूल में होता है 8.91 जूल में, कैलोरी में 1.9 ऐसा समथिंग होता है, लगभग वो 2 के बराबर आ जाता है। ये हो जाएगा 2 गुणे 5/2, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा 5 के, इसका CP। जब हम CV निकालेंगे, CV इक्वल टू ये रहा 1/2 गुणे F का मान 3 और गुणे R का मान अभी हमने बताया, ये लगभग किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यहाँ 2 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, CV इज नियर अबाउट 3, तो ये आ गया CP, ये आ गया CV और ये आ गया गामा। एकल परमाणु के लिए ऐसे करके आप लोग द्विपरमाणु और बहुपरमाणु के लिए निकाल लेना। केवल F की जगह पर द्विपरमाणु के लिए F की जगह पर 5 रख देना, बहुपरमाणु के लिए F की जगह पर 6 रख देना, R का मान 2 कर देना, आपका मान आ जाएगा। ठीक, ये दोनों आप होमवर्क समझ लो। ठीक है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठोसों की है ना, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखो, जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनमें जो कण होते हैं, मतलब अणु, जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत पास पास, मान लो अगर ये कोई एक सॉलिड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से ये केवल और केवल कंपन कर सकते हैं। पास पास होने की वजह से ये केवल या तो ऐसे से कंपन करेंगे या तो ऐसे ऐसे, ये केवल कंपन कर सकते हैं बस। ये या तो इस तरह से कंपन करेंगे या तो इस तरह से कंपन करेंगे। तो ठोस में केवल कंपनिक गति होती है, इसलिए जो ठोस की स्वतंत्र कोटि होगी ये ऐसे होगी, ठोस के अणुओं में ठोस के अणुओं में ये भी हिल रहा है, केवल कंपन होने के कारण इनकी
स्वतंत्र कोटि बराबर 2। देखिए स्वतंत्र कोटि क्या हो जाएगी, केवल 2, क्योंकि ये केवल 2 अक्ष में कंपन कर रहा है ना। तो अब अगर हम इसकी समस्त आंतरिक ऊर्जा निकालें, ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 एफ आर इंटू टी, आर इंटू टी के देंगे 1/2 आर इंटू टी। अब एफ का मान क्या आ गया 2, यहां पर लिख दोगे 1/2 गुणे 2 आर टी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो समस्त आंतरिक ऊर्जा यू बराबर क्या आ गई आर इंटू टी। ये कब है, जब एक विमीय गति हो। अगर ठोस के अणु त्रिविमीय गति करें, 3 विमीय गति के लिए अब अगर एक विमीय गति के लिए 1 आरटी है, तो 3 विमीय गति के लिए 3 आरटी हो जाएगा। भाई एक विमीय गति के लिए आंतरिक ऊर्जा 1 आरटी है, तो त्रिविमीय गति के लिए क्या हो जाएगा 3 आर इंटू टी। ठीक, ये हो जाएगा। अब ठोस के अणुओं पर किया गया कार्य, ठोस के अणुओं पर किया गया कार्य क्या होगा, dw बराबर p डेल्टा v। अब देखो ठोस के अणु है, ठोस के अणुओं में जो आयतन में परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना कम कि हम उसको नगण्य मान के चल सकते हैं। अगर कोई ठोस है उसको आप हीट दे रहे हो तो उसके आयतन में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा, यानी हम डेल्टा v बराबर 0 मान सकते हैं। जब डेल्टा v 0 हो जाएगा तो किए गए कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऊष्मागति के प्रथम नियम से प्रथम नियम क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dw होगा भाई, यहां से du इज इक्वल टू dq माइनस dw। dq का मान क्या आया है 3RT माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3R इंटू टी। स्क्रीनशॉट ले लो। जहां समझ में ना आया हो आप कमेंट कर देना, या फिर ग्रुप में या फिर मेरे पास पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको उसका वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर जैसे होगा आपको समझा दूंगा उसको, ठीक ना। उसे कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक। हम बस इतना समझना है कि ठोस के अणु हैं वो केवल कंपन करेंगे, कंपन करने के कारण उनकी जो स्वतंत्र कोटि होगी वो केवल 2 होगी। जब स्वतंत्र कोटि 2 होगी, और हम जानते हैं कि अगर एक अणु है तो एक अणु की समस्त आंतरिक ऊर्जा होती है 1/2 एफ इंटू आर टी, जहां पे एफ क्या है स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। अब अगर स्वतंत्र कोटि 2 हो गई तो एफ का मान 2 हो जाएगा, यानी एक विमीय गति के लिए किसी भी ठोस के अणु की कुल आंतरिक ऊर्जा आरटी हो जाएगी एक विमीय गति के लिए। अगर वो 3 विमीय गति होगी तो यहां पर 3RT हो जाएगी। ये हमारा यू निकल आया, ठीक। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यू तुमको पता है, यहां गड़बड़ी हुई है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जादू, यहां गड़बड़ी हुआ है जी। dq इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, dq इज इक्वल टू 3RT माइनस 0, या dq इक्वल टू 3RT, इतना ही आना चाहिए ना। हाँ, तो यहां तक 3RT हो जाएगा। अब किए गए कार्य क्या होगा, P मतलब किए गए कार्य इक्वल टू डेल्टा W इक्वल टू P इंटू DV, P इंटू डेल्टा V, यानी आयतन परिवर्तन। अब क्योंकि ठोस है, ठोस के आयतन में ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है, तो V0 यहां से किए गए कार्य 0 हो जाएगा। अब हम ऊष्मा गति का प्रथम नियम लगा देंगे, dq इक्वल टू du प्लस dw। हमें q का मान निकालना है, दोनों का मान रख देंगे, तो dq इक्वल टू 3RT आ गया, या इसे ही हम du भी कह सकते हैं, इसे ही हम du भी कह सकते हैं।
यहां तक लिख लिए होगे। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी, ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा C इक्वल टू क्या होगी, dQ अपॉन में म्यू डेल्टा T। एक मोल के लिए म्यू इक्वल टू 1, अतः C इक्वल टू dQ अपॉन डेल्टा T। dQ का मान क्या है, du के बराबर है, यहां से इसको समीकरण 1 से dQ का मान रखने पर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू du अपॉन में dt। अब du का मान अभी मिलेगा, इसको ऐसा करो समीकरण 2 कर दो, और जहां हमें du का मान मिला था, जो भी हमको du का मान मिला था ना, तो u का मान जो मिला था 3RT, उसको समीकरण 1, जो हमें u बराबर 3RT मिला था उसको समीकरण 1 बना देना। अब u का मान रखने पर u का मान रखोगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई डी टी 3RT। अब फिर वही होगा C इक्वल टू, ये 3 और R ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3R डी बाई डी टी इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे C इक्वल टू आ जाएगा 3R और T का मान 1, यानी कि C बराबर 3R। ये क्या हो गई, ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो गई, सॉरी हाँ, ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगा भाई, विशिष्ट ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता हाँ है, तो ये हो गई ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता C इक्वल टू 3R। इसलिए सॉर्ट लो फट से। देखो आज शायद आप कुछ कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि बात यह है ना कि 4-5 दिन से मेरा भी छूट गया था, तो इतनी हैबिट बार बार इधर हो जा रही है। फिलहाल इसमें कुछ समझना चीज है भी नहीं खास ना, अभी इसके बाद आंखिक शुरू होगा, वो आपको समझ में आने लगेगा। अभी यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, अभी जब हम आंखिक प्रश्न शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। समझने के बाद जो थी वो समझा दी गई। अगला हमको पढ़ना जल विशिष्ट ऊष्मा होगी। हाँ अगली है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जाने ही दो, छोड़ो, जल की विशिष्ट नहीं पढ़नी है। तो इसी पॉइंट पे हमारा जो ऊष्मागति का एक चैप्टर है, ऊष्मागति का प्रथम नियम सूर्यकोट का नियम समाप्त होता है। आप लोग नोट्स बना लेना, नोट्स को चेक किया जाएगा। आंकिक प्रश्न बचा है, आंकिक प्रश्न को देख लें एक बार। यहाँ हो पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा, और जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। तो इसी मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया है, लिख देंगे तुम लोग पागल हो जाओगे। कहाँ गए भाई साहब आंकिक प्रश्न, कहाँ गया, यहाँ है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई, चलो देखते हैं। आंकिक प्रश्न यहाँ नहीं हो पाए क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा, और उतना हम नहीं लिख पाएंगे, सीधी सीधी बात जान लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हुई हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही होगी आप लोगों की, मतलब आप लोगों को मेरी जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, वो थोड़ा सा कम महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कम है भी, बहुत रात का समय है जब शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप लोग वही कमेंट वाला कहानी है, कमेंट कर दीजिएगा।
नहीं तो हम जल्दी मिलने 6 तारीख क्या मिलोगे, 9 तारीख को मिलने वाले हैं, वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। टेक केयर, गुड बाय।